So, hello everyone, welcome to the class. Myself Saji Tiwari, as you all know. और मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए थे और डिस्कस किया था, उसका बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। इस क्लास में भी हम सेम करेंगे और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लेक्चर क्लासेस नहीं पढ़ाई, इसका एक रीज़न है क्योंकि अभी मुझे उसका प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ से कब से शुरू करूँ, उसका स्पेसिफिक टाइम क्या रखूँ। आप लोग जो भी क्लासेस देखना मुझे कमेंट में बताना और मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना जिस पे मैं आपके लिए नए क्लासेस बना सकूँ। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं अपने एक बहुत अच्छे खूबसूरत से कोट के साथ। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों को का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी बात है ये कि बारिश की बूंदें चाहे छोटी हों, पर लगातार जब बरसती रहती हैं तो एक धारा बन जाती है, बहने लगता है पानी। सेम टू सेम, अगर हम लगातार छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे, छोटी छोटी चीजें सीखते रहेंगे, तो हम लगातार अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चलो, ये मोटिव था कि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मोटिवेशन मिले। चलो फिर शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, अलीवर्दी खान नवाब था, तो बताएं आप मुझे इसका आंसर। मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ गाइस, इसके बाद मैं आंसर खुद ही बताऊंगी आपको। और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया हुआ है। तो अलीवर्दी खान कहाँ का नवाब था, आप लोग मुझे बताएंगे। ये बंगाल का नवाब था। ओके, चलो, हमारा एक्सप्लेनेशन है गाइस, अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब था। और इसके अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब था। ओके। और उसने नवाबों की नसीरी वंश को पदच्युत कर सत्ता हासिल की थी। पदच्युत मतलब नसीरी वंश को हटाकर उसने सत्ता हासिल की थी। उसने मराठाओं के खिलाफ वर्धमान की लड़ाई में विजय हासिल की थी। अब आपसे पूछेगा अलीवर्दी खान मराठों को किस लड़ाई में हराया था, तो आपका आंसर होगा वर्धमान की लड़ाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको नोट डाउन करना, हाईलाइट करना। अगर आप नोट कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइनर भी नोट कर रहे हो, तो इसको नोट डाउन करना। और गाइस, ये सारे प्रीवियस ईयर नेट जेआरएफ के क्वेश्चन हैं, तो ये आपको पीजीटी, केबीएस, एनवीएस सब में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलो, ये देखिए आप, दक्कन के एरिया कैसे विस्तार थे, राज्य और विस्तार। दक्कन में अ, दक्कन की में क्या था, एजेंसी 1933 में कोल्हापुर एजेंसी, कोल्हापुर रेजिडेंसी, पूना रेजिडेंसी, बीजापुर रेजिडेंसी, धारवाड़ रेजिडेंसी और कोलाबा रेजिडेंसी के विलय के साथ बनाई गई थी दक्कन रेजिडेंसी। ठीक है। मालाबार मालाबार जिला, जिसे मलयालम जिला भी कहा जाता है, ब्रिटिश भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी तथा स्वतंत्र भारत के मद्रास राज्य के दक्षिण पश्चिम मालाबार तट का एक प्रशासनिक जिला था। अवध अवध आप सबको पता होगा। अवध, जो कि ये उत्तर का प्रांत है। अवध ब्रिटिश ऐतिहासिक राज्यों में अवध का औध 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 मतलब OUDH, इसको अवध को OUDH भी लिखते थे। अभी भी लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवध को OUDH से ही मेंशन किया जाता है। चलो ठीक है। ये जो आधुनिक भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र में का प्रस्तावित राज्य है, जो आजादी से पहले आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। अंग्रेजों ने 1858 में सरकारी अक्षमता के कारण बताते हुए अवध को कब्जा में ले लिया था। ये मैं आपको जब डिटेल पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। इसको ठीक से व्यवस्था ना होने की वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ले लिया गया था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, आप सबको पता होगा बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। चलो, बहुत ही माइलस्टोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाइयों में से एक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्टेब्लिश होने के महत्वपूर्ण कारण, मतलब एक पिलर की तरह काम करती है। हमारा करेक्ट आंसर है 1764, बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो आप, सही आंसर हमारा ये है। अब इसके गाइस की पॉइंट जरूर नोट करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने अंग्रेजों और को बंगाल और बिहार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। मतलब ये प्लासी और बक्सर जो ऐसे वार हैं जो कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्टेब्लिश कर दिए थे। यह हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया। वेरी ट्रू, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं जब आपको क्लासेस पढ़ाऊंगी
ये सारी विलय और ये सारी युद्ध, प्लासी और बक्सर के वॉर जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय शामिल थे। चलो, इस युद्ध में मीर कासिम की संयुक्त सेना हार गई थी। सो ट्रू, इसमें मीर कासिम की संयुक्त सेना हारी थी। इलाहाबाद की संधि पे 12 अगस्त 1756 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, उस टाइम आखिरी मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये आखिरी मुगल बादशाह कहा जाता है। इसके बाद पूरी तरह से मुगलों का अंत तो हो गया था, 1707 के बाद से ही पतन हो गया था उत्तर मुगल काल में ही। लेकिन ये आखिरी था जो नाम मात्र का शासक था, पर ये भी डिथ्रोन कर दिया गया था, के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। शाह आलम द्वितीय को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ा। आप सोचो, ये शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था, दिल्ली के राज सिंहासन पे था, पर उसे 5 करोड़ रुपए अंग्रेजों को इसमें जुर्माना अदा करना पड़ा था। बक्सर का युद्ध फरमान और दस्तक के रूप दुरुपयोग और अंग्रेजी व्यापार पर विस्तारवादी आकांक्षा का परिणाम था। अब देखो, प्लासी और बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था। अब आपको फरमान और दस्तक के बारे में अब मैं आपको पढ़ाऊंगी। फरमान क्या होता था और दस्तक, ये एग्जैक्टली बेसिकली ये आपके जो हम बिजनेस करते हैं, व्यापार के राइट होते थे। जैसे हम मुहर लगाते हैं या टोल टैक्स देते हैं, जिससे हम फ्री हो जाते हैं कि हम किसी भी, अब हम यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं। सेम टू सेम फरमान एक राइट, एक मतलब नोटिस हुआ करती थी जो इनको मिली है। दस्तक, दस्तक और फरमान, जैसे मुहर और एक फरमान होता है ना, अभी भी आप सुनते हुए फरमान आया, फरमान तो ऑर्डर एक तरीके का था। चलो, अंग्रेजी विस्तारवादी, अब ये फरमान कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, कैसे मिसयूज हुए, इसका मैं आपको जब डिटेल पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। बक्सर के युद्ध के बीच प्लासी की लड़ाई के बाद में देखे जा सकते हैं। मतलब प्लासी की लड़ाई सबसे पहले हुई है, प्लासी की लड़ाई हुई है, फिर बक्सर हुआ है, देखे जा सकते हैं। जब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। अब बक्सर के युद्ध में मुगल सेना के 40,000 सैनिक थे। मुगल सेना के मतलब मुगल सेना इन द सेंस, मुगल की इतनी बड़ी कोई सेना नहीं थी, पर मुगल सेना के साथ जो थे, ये सारी जो छोटे छोटे प्रांत हमारे अवध ये सब मिले हुए थे इनके साथ। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेक्टर मुनरो के 10,000 सैनिक ही शामिल थे। मीर कासिम की मीर कासिम की हार के साथ ही नवाबों का शासन नवाबों का शासन भी समाप्त हो गया था। चल, ये है इसकी। फिर वो बंगाल बंगाल के निम्नलिखित में से किस चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। इसमें आप पढ़ो और थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करो, इवन एक्चुअली पढ़ने की कम से कम कोशिश करो, फिर हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के निम्नलिखित नवाब में से किसने अपनी राजधानी को ढाका, बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था? ढाका जो कहाँ था? बांग्लादेश। बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। अब ये कौन से शासक थे पूछ रहा है। हमारा सही आंसर है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। देखो, मुर्शीद कुली खां इसका आंसर है। देखो, मुर्शीद कुली खां बंगाल के पहले नवाब थे, जिन्होंने 1717 से 1727 तक शासन किया। उन उसने शहर का नाम बदलकर मकसूदाबाद, अकबर द्वारा बनाया गया था, को मुर्शिदाबाद कर दिया। अब देखो, मकसू आपसे क्वेश्चन पूछेगा मकसूदाबाद शहर की स्थापना किसने किया था, तो आप क्या बताओगे? अकबर ने, या नहीं, सॉरी सॉरी माय बैड। अब मकसूदाबाद शहर का नाम किसने रखा था? तो ये क्या हुआ, मकसूदाबाद शहर का नाम अकबर ने दिया था। आप ये फैक्ट नोट कर लेना अगर आप कहीं नोट कर रहे हो। से मुर्शिदाबाद कर दिया, और फर्रुख शेर शहर का अ, द्वारा शहर का नवाब नाजिम बना दिया गया था। अब उन्होंने औरंगजेब के आदेश के अनुसार राजधानी को ढाका, जो बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दिया, और शहर का नाम मुर्शिदाबाद रखा। अलीवर्दी खां कौन था? आपने उसमें एक दूसरा नाम भी देखा है। यह बंगाल के नवाब थे जिन्होंने 1740 से 56 तक शासन किया। 56, ये वही टाइम है जब हमारा प्लासी हुआ था, प्लासी का युद्ध। तो वह मुगल सेनाओं में से एक थे जिन्होंने बंगाल के मराठा आक्रमण के समय मराठाओं के खिलाफ वर्धमान के युद्ध में जीत के लिए जाना जाता है। ठीक है, अलीवर्दी खान को जाना जाता है, मराठों से युद्ध किया था, वर्धमान का युद्ध, ये आपके पहले क्वेश्चन में भी आया था। वर्धमान के युद्ध में जीता कौन था? अलीवर्दी खान। चलो, अब इसमें अलीवर्दी खान हो गए। अब इसमें देखो, मैं आपको दिखाऊं, इसमें 4 ऑप्शन थे और ये चारों ऑप्शन का डेफिनेशन है। ये हो गया। अब सुजाउद्दीन के बारे में देखिए।
मैंने आपको वैसे भी मैं बता सकती हूँ, हैंड रिटन है कि आपको बाई चांस अगर पीडीएफ चाहिए तो फिर मैं उसमें आपको डिटेल लिखा हुआ हो। सुजाउद्दीन मोहम्मद खां कौन थे? या नासिर वंश के बंगाल के, ये नसीर वंश के बंगाल के दूसरे नवाब थे। मैं जब बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको सारे नासिरी वंश जितने भी वंश थे वो सारे पढ़ाऊंगी। उन उसने 1727 से 1739 तक शासन किया था, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने। उन्हें वर्ष 1727 में ओडिशा के सूबेदार और बंगाल के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें किसे? सुजाउद्दीन को 1727 में ओडिशा और बंगाल का सूबेदार, ओडिशा के सूबेदार और बंगाल के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। 1731 में बंगाल, इसे बंगाल का भी सूबेदार बनाया गया। 1731 में बंगाल का और 1727 में ये ओडिशा का सूबेदार बना था। उसने मुर्शीद कुली खां, अजमतुन निशा बेगम और जैनब निशा बेगम की बेटियों से शादी की थी। चलो, नादिर शाह कौन थे? नादिर शाह 1736 से 47 तक ईरान का राजा था। अब ईरान, जो नादिर शाह भारत पे इन्वेंशन किया था, वह तुर्क अफसरीद साम्राज्य के संस्थापक थे। उसने भारत पे आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को पराजित किया था, दिल्ली को विजित किया और भारतीय धन और स्वर्ण को पीछे निर्वर्तन में सहमत हो गया। मतलब देखो, नादिर शाह जो था वो 1747 में ईरान का राजा था, 1736 से 47 तक। इसने भारत पे आक्रमण किया जब, उस टाइम ना मोहम्मद शाह जो था, मोहम्मद शाह रंगीला, वो उस टाइम भारत पे मुगल सम्राट जो था वो शासन कर रहा था। इसने दिल्ली विजिट किया और बहुत सारा धन संपदा लेकर भारत से गया था। इसका कहने का मतलब ये है। सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब किस नंबर का नवाब था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। सुजाउद्दीन जो बंगाल का दूसरा नवाब था। चल, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान नासिर वंश के दूसरे नवाब थे। उसने 1727 से 39 तक शासन किया। उसने उन्हें वर्ष 1727 में उड़ीसा का सूबेदार, अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, और ये 1731 में सेम टू सेम लाइन है गाइस जो मैंने यहाँ पे पढ़ाई है आपको, एज यू कैन सी। ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाई है 36, ये 31 में उसे सूबेदार नियुक्त किया गया, सुजाउद्दीन को। ठीक है, अब देखो, चल ये हो गया। अब देखो, आपको मैंने सारे वंशज कौन कौन से थे। देखो, नासिरी वंश, सबसे पहले नासिरी वंश बंगाल पे था। अब बंगाल पे नासिरी वंश स्थापित कैसे हुआ था, इसका डिटेल मैं आपको जब वीडियो बंगाल पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। 1717 से 1740 नासिरी वंश था। इसमें कौन कौन था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां मतलब मुर्शीद कुली जफर खां इसका पूरा नाम था। ये 1717 से 1727 तक था। ये सेम टाइम पीरियड है जब मुगल्स में कौन था? शिवाजी का जन्म हुआ था इस टाइम। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो। फिर सुजाउद्दीन मोहम्मद खान का 1727 से 1739। फिर सरफराज खान का 1739 से 1740। चलो, अफसर, फिर अफसर वंश कौन सा था? अफसियार वंश था ये, 1740 से 1757। इसमें अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला थे। इसके आगे है नजफी वंश में मीर जाफर अली खां। फिर नजफी 1757 से 1880 तक था। फिर मीर जाफर अली खां 1757 से 60। ये गाइस सबका टाइम पीरियड है, आप देख लेना। आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। ये देखो, मंसूर अली खान 1838 से 1880। सीधा क्वेश्चन आएगा, मंसूर अली खान बंगाल पे किस टाइम शासक था? ये छोटे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। मंसूर अली खान बंगाल पे किस टाइम काबिज था? 1838 से 1880 में। मुर्शिदाबाद के नवाब नजफी। चल, नेक्स्ट देखो, बंगाल का अकबर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर दो गाइज, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलो, हमारा करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन हुसैन शाह। बंगाल का अकबर अलाउद्दीन हुसैन शाह को कहा जाता है। अब अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में थोड़ा सा देख लो। अलाउद्दीन हुसैन शाह, हुसैन शाही वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन शाह हब्सी सुल्तान शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह की हत्या करके बंगाल के सिंहासन पे बैठा था। उसे उन्हें उसने बहलोल लोधी को भी हराया था। हुसैन शाह चैतन्य महा ठीक है, जो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे, कीर्तन के संस्थापक या कीर्तन के आविष्कारक माने जाते हैं। उनके ये कौन थे? उनके कंटेम्परेरी थे। उसके बाद नसरुद्दीन
नसरत खां। नसरुद्दीन नसरत खां के बारे में, नसरुद्दीन नसरत खां वह सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के पुत्र थे। उन्हें बंगाल के सुल्तान के रूप में भी जाना जाता है। वह प्रशासन से जुड़ा हुआ था और उसके पिता के नाम से सिक्के जारी करने की अनुमति दी। अलाउद्दीन फिरोज शाह द्वितीय सुल्तान नसरुद्दीन नसरत शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। अलाउद्दीन फिरोज शाह द्वितीय नसरुद्दीन नसरत शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। अलाउद्दीन फिरोज शाह की हत्या करके चाचा गयासुद्दीन महमूद ने की हत्या अलाउद्दीन फिरोज शाह की हत्या उसके चाचा गयासुद्दीन महमूद ने की थी। गयासुद्दीन महमूद शाह बंगाल के हुसैन शाह वंश के अंतिम सुल्तान थे। चटगांव और हुगली कारखानों की स्थापना के लिए पुर्तगालियों से ने अनुमति दी थी इनको। नसरुद्दीन नसरत शाह के बारे में ये सब है गाइस। चटगांव और हुगली के कारखानों पे स्थापना के लिए पुर्तगालियों ने नसरुद्दीन नसरत शाह को अनुमति दी थी। 1538 में गयासुद्दीन और उनके पुर्तगाली सहयोगियों को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। चल, ये हुआ। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया? बहुत ही इजी, और अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने शुरू किया था? ये इनकम्प्लीट है। जेम्स अगस्टस हिक्की। करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। जेम्स अगस्टस हिक्की, ये है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलो, आंसर सी। ये हमारा एक्सप्लेनेशन क्या है? बंगाल गजेटियर जेम्स हिक्की, मतलब जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में शुरू किया गया था। ये पहला अंग्रेजी समाचार था। अब पहला अंग्रेजी समाचार क्यों था? हिंदी समाचारों पे बैन क्यों हुआ था? आ, क्या इसके कौन सा एक्ट आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब हमारा जब मैं क्लासेस पढ़ाऊंगी तब। अब देखो, निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? आप देखो, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? आप करेक्ट आंसर है हमारा बेसिन की संधि। ठीक है, चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे, जिन्होंने 1795 से 1880 तक शासन किया था। उन्हें मराठा कुलीन द्वारा कठपुतली शासक के रूप में स्थापित किया गया था, जिसकी बढ़ती शक्ति ने उन्हें अपनी राजधानी से भागने और संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। 1802 में अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की थी इन्होंने। चलो, नेक्स्ट है हमारा नोआखली स्थित है। नोआखोली या नोआखाली, ये कहाँ स्थित है गाइज? क्वेश्चन है। चल, नोआखाली कहाँ स्थित है? आप सबको पता होगा, बांग्लादेश में स्थित है। चलो, नेक्स्ट आंसर। नोआखाली दक्षिण पूर्व बांग्लादेश में एक जिला है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग राष्ट्र की मांग करने को आगे बढ़ते हुए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसे कलकत्ता हत्याएं भी कहा जाता है, घोषित किया गया था। दंगे भड़के थे। ठीक है, ये बांग्लादेश का एक जिला है। पूर्वी बांग्लादेश मतलब जो कि आज बांग्लादेश है। पूर्वी बंगाल उस टाइम था। अच्छा, नेक्स्ट। प्रथम कर्नाटक वॉर के दौरान पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, करेक्ट हमारा ऐसे होगा। चलो गाइस, आंसर आंसर करिए। करेक्ट आंसर है डुप्लेक्स। प्रथम कर्नाटक वॉर के टाइम कौन थे हमारे फ्रांसीसी गवर्नर जनरल? कौन थे? डुप्लेक्स हमारा करेक्ट आंसर है। जनरल जोसेफ फ्रैंको डुप्लेक्स प्रथम कर्नाटक वॉर के बाद पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे। ये फ्रांसीसी थे, डुप्लेक्स जो थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। इसके बाद ये स्वतंत्र होकर शासक बन गया था। चलो, मुर्शीद कुली खां। ओके, अब नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1800 से, अब आप सोचेंगे 1800, ये मैसूर तो नहीं सोचेंगे आप, पर देखो आपको लगेगा 1857 का
स्वतंत्रता संग्राम या बक्सर या प्लासी। अब हम तीनों में से आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। हमारा करेक्ट आंसर है प्लासी का युद्ध। प्लासी और बक्सर वो दो वार थे जो 56 और 64 में लड़े गए, 54 और 64 में लड़े गए, जिससे कि क्लियर हो गया कि भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पैठ जमा लिया है। चलो भाई।